नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 0 से 1 पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे जीएसटी, नीति आयोग, नई शिक्षा नीति, कोरोना वायरस, कोविड ऐप और पोर्टल से रिलेटेड सभी प्रश्नों पर, जिससे आपके 10 नंबर पक्के होने में मदद मिले। और ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर की दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो पहला वीडियो भी जाके देख लें। अगर वीडियो पसंद आए और आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके लिखें कि इस सीरीज़ को आगे चलाना है या नहीं चलाना है। ये दूसरा वीडियो है, अगर आप इसको पसंद करेंगे तभी तीसरा वीडियो आएगा, नहीं तो मैं इसको यहीं से रोक दूँगा। और तब तक तो चलिए देखते हैं नया वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन। और जितने भी मैंने टॉपिक आज लिए हैं सारे ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए और बहुत ही कम समय में सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो पहला टॉपिक है कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन। तो पहला मिशन जो है ऑपरेशन नमस्ते है, ये भारतीय सेना ने चलाया था। इतना ही आपको याद रखना है कि कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना ने चलाया था। दूसरा है वंदे भारत मिशन। इसमें विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया अभियान था ये वंदे भारत मिशन। फिर है मिशन सागर, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें क्या है, मालदीव, सेंसेलस, मेडागास्कर, कामोरोस और को आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाइयों की आपूर्ति करवाई गई थी। 4 देश कौन कौन से थे ये पूछा जा सकता है आपको, मालदीव, सेसेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। आप बोल दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा देश नहीं था या इनमें से कौन देश शामिल था मिशन सागर अभियान में। आगे देखते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी मालदीव के लिए ही चलाया गया था। इसमें क्या था, मालदीव में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लेने के लिए नौसेना का ऑपरेशन था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, समुद्र में है तो नौसेना का ही होगा। फिर है ऑपरेशन संजीवनी। इसमें क्या हुआ था, इसमें मालदीव को ही 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। ऑपरेशन संजीवनी, संजीवनी से मतलब समझ ही जाएंगे, संजीवनी दवा के लिए यूज किया जाता है। संजीवनी बूटी लेकर आए थे हनुमान जी, तो आप समझ सकते हैं दवा के लिए है, लेकिन कहाँ पे, मालदीव के लिए। मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। तो चलिए, एक टॉपिक हो गया हमारा। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। इसमें कुछ ऐप जारी किए गए थे। तो पहला था कोरोना कवच ऐप, ये भारत सरकार ने जारी किया था। फिर था ब्रेक द चेन, ये केरल ने किया था ब्रेक द चेन। इसको याद करने का तरीका आप जोड़ सकते हैं, जैसे रेल में चेन स्नैचिंग वगैरह होती है तो ब्रेक द चेन, या रेल को रोका जाता है चेन से तो ब्रेक द चेन। फिर है ऑपरेशन सील्ड, दिल्ली सरकार। फिर है नाड़ी ऐप, ये पुदुचेरी सरकार ने जारी किया था। प्रज्ञाम ऐप, झारखंड सरकार ने। कोविड केयर ऐप, ये है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। आरोग्य सेतु ऐप, भारत सरकार ने। समाधान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। 5T योजना, ये दिल्ली सरकार ने। करुणा पहल, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने जारी किया था। वी सेफ टनल, ये तेलंगाना है। आई गॉट, ये भारत सरकार ने किया था। कोविड कवच, महाराष्ट्र सरकार ने। मो जीवन, उड़ीसा सरकार ने। जहाँ भी मो लग जाएगा वो अधिकतर उड़ीसा के ही ऐप या पोर्टल होंगे। संजीवनी ऐप, ये बिहार सरकार ने। नमस्ते ओवर हेडसेक, ये कर्नाटक सरकार ने। प्रवासी रोजगार ऐप, सोनू सूद ने। आयुष कवच, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। कोविड फर्मा ऐप, आंध्र प्रदेश सरकार ने। देखिए यहाँ पे आयुष कवच है और ऊपर जो था ये था कोरोना कवच, तो इनमें अंतर रखिएगा। आयुष कवच होगा तो उत्तर प्रदेश, कोरोना कवच होगा तो भारत सरकार। अब हम जो कोरोना वायरस से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत जैसे सबको मालूम है 2019 में हुई थी, चीन के वुहान शहर से। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है, कोरोना वायरस डिसीज़। WHO द्वारा वैश्विक घोषित महामारी, मतलब कि WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित की गई थी 11 मार्च 2020 को। इससे प्रभावित होने वाला फेफड़ा। कोरोना वायरस में पहला मामला भारत में कहाँ दर्ज किया गया था, केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त इजराइल। कोरोना संक्रमण से पहली मौत हुई थी कर्नाटक में। ये भारत देश की बात हो रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू 22 मार्च को। संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया 23 मार्च 2020 को। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान था। और देखिए इस तरह की वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी सारा रिवीजन हो जाए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, ताकि आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट था इटली का फिउमसियानो एयरपोर्ट। फिर भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन करता थे जिनको लगाई गई थी, ये थे मनीष कुमार। थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक से 12 होने वाले कनाडा, ये ओलंपिक में भाग नहीं लिया था टोक्यो ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा। फिर कोविड के खिलाफ कुडोल पहल संबंधित है मणिपुर राज्य से। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना था गोवा। कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला यूरोपीय देश था स्लोवेनिया। और कोविड-19 परीक्षण में टेस्ट की सुविधा देने वाला भारत का पहला था एयरपोर्ट दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोरोना टीका विकसित करने वाला देश था रूस, इसने जानवरों के लिए भी टीका विकसित किया था। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया था IIT रोपड़ ने। WHO ने जो वायरस पाए गए हैं डेल्टा स्ट्रेन के, उनको नाम दिया है B1617.1। इसको कहा जाता है कप्पा, और जो 2 है इसको कहा जाता है डेल्टा। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया था रूस ने। जानवरों के लिए टीका विकसित किया रूस ने। ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए परिवहन हेतु भारतीय रेल ने अपनी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई थी। ये चलाई थी विशाखापट्टनम से नागपुर, और दूसरी चलाई थी बोकारो से लखनऊ। ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण ICMR करता है। कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट है, ये पुणे से इसका निर्माण होता है कोविशील्ड, और यही अधिकतर लगाई जा रही है। टीका उत्सव कोविड-19 में ये गया 14 अप्रैल 2021। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु कोविन पे जाना पड़ता है। अब मुझे आप बताइएगा कोविन का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा कोविन का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम स्वस्थ प्राण और वायु। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है या इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊं। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की, क्योंकि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक क्वेश्चन आ सकता है आपका। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। ये योजना आयोग के स्थान पर है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, बाकी ये सब कोई जरूरत नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम थे अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और नीति आयोग के प्रथम CEO थे सिद्धूश्री खुल्लर। वर्तमान में स्थिति क्या है, नरेंद्र मोदी हैं अध्यक्ष, डॉक्टर राजीव कुमार हैं उपाध्यक्ष, अमिताभ कांत हैं CEO, पूर्णकालिक सदस्य हैं रमेश चंद, VK सारस्वत, डॉक्टर VK पाल। तो ये हो गया हमारा नीति आयोग। आप देख लेते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी आपका इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, करंट में भी आ सकता है और इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। GST दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई को ही। ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है जो इंडिया का GST मॉडल है। GST का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में लाया गया था संसद में। GST बिल 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा तथा 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में और 8 अगस्त को 2016 में राज्यसभा में पास हुआ था, और 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी देकर इसको विधेयक बना दिया। इसके तहत 101वां संविधान संशोधन था जिसके तहत भारत में GST लागू किया गया। GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GST पंजीकरण संख्या कुल 15 डिजिट हैं। जो पंजीकरण नंबर मिलता है GST में वो 15 डिजिट का होता है। GST में जो नंबर मिलता है वो 15 डिजिट का होता है।
4 दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 की गई। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री। एसजीएसटी का नाम होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। अब हम बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति की, ये भी इम्पोर्टेंट है। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री नरेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। ये अब शिक्षा मंत्री नहीं है और धर्मेंद्र प्रधान है इनकी जगह पे। अब 34 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। अब आपको याद क्या करना का है, 1968 में इंदिरा गांधी सरकार में आई थी पहली शिक्षा नीति जो कोठारी आयोग ने जारी की थी। दूसरी आई थी 1986 में जो 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। इसको याद करने का तरीका अच्छा है। 1968 में आई थी पहली और इसी को उल्टा कर देंगे 86 कर देंगे तो ये राजीव गांधी काल में आई थी दूसरी। और 1992 में पी नरसिम्हा ने दूसरी शिक्षा नीति को संशोधन किया था। 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है कौन सी? 2020 वाली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, अब इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री भी हमारे बदल गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। शिक्षा के माध्यम से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स यानी कि शुरू किए जाएंगे, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी 6वीं के बाद ही। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक जो डिग्री होगी वो 4 वर्ष की कर दी जाएगी। एमफिल का कोर्स जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। अब 4 साल की स्नातक डिग्री के प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो भी डिग्री शोध करना चाहेंगे उनके लिए जो ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की हो जाएगी, उनको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर लिखा नई शिक्षा नीति में जीडीपी पर 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था जो वर्तमान में 4.43 है। फिर लिखा है नई शिक्षा नीति में तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल लक्ष्य प्रगति के लिए मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना। UGC, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और लगभग हमने 4 से 5 टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।